7 दिन लगातार मुझको इलीगल तरीके से रखा गया और टॉर्चर किया गया। मुझको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटा, हाथों के नाखून और पाँवों के नाखून की प्लास से निकाल दिए। कुछ समय के बाद पता चला कि मेरे ऊपर दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो 1996 और 97 में ब्लास्ट हुई, वो 1-1.5 साल के बाद मेरे ऊपर वो सभी केस लगाए गए। बेगुनाह होते हुए भी जेल में गुजरे बेशकीमती 14 साल की कीमत महज 5 लाख रुपए। पुरानी दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद आमिर के बयान को सुनकर हर किसी के जहन में यही सवाल उठा। सवाल पूछे जाने लगे कि जिस दिल्ली पुलिस ने 14 साल तक आमिर के दामन को दहशतगर्द होने के बोझ तले दबाए रखा, क्या उसकी कीमत महज 5 लाख रुपए है? मोहम्मद आमिर की जिंदगी से जुड़ी कहानी पिछले कई बरस से मीडिया की सुर्खियां बनी रही। जेल जाने से बाइज्जत बरी होने तक आमिर को अखबार छापते रहे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दिखाता रहा। इसी को मद्देनजर रखते हुए NHRC ने जब दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और वजारत दाखिला को लेटर लिखा और आमिर को मुआवजा देने की बात कही, तो 3 साल बाद दिल्ली पुलिस ने 5 लाख रुपए आमिर को दिए और गलती की माफी भी मांगी। 2007 में मेरे केस दिल्ली से ख़त्म हो गए और मैं ट्रांसफ़र गाज़ियाबाद की जेल में हुआ, डासना में। तो वहाँ पर मेरा केस वकीलों ने लेने से इनकार कर दिया। सवाल इस बात का नहीं कि आमिर को दी गई 5 लाख की रकम उसकी जिंदगी को कितनी बड़ी राहत दे पाएगी, बल्कि सवाल इस बात का उठा कि क्या आमिर का केस और आमिर को मिली रकम अब हिंदुस्तान के दूसरे मुस्लिम नौजवानों के लिए एक रास्ता खोलने जा रही है, जिन्होंने आमिर की तरह बेगुनाह होते हुए 10-10 साल या इससे भी ज्यादा का वक्त जेल में गुजार दिया और फिर वो बाइज्जत बरी हुए। पिछले 3 दशक के दौरान मुल्क के अलग अलग हिस्सों में कई बार बम धमाके हुए तो कई जगहों पर दहशतगर्द हमले हुए हैं। इंडियन मुजाहिदीन से लेकर दूसरी आतंकी तंजीमों तक के लोगों का हाथ इन सब में होने के दावे किए गए। हमलों के बाद अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आती रही जब मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्द होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इन सब कार्रवाइयों पर उस वक्त सवाल खड़े होने लगे जब एक के बाद एक मुस्लिम नौजवान अदालत से बरी होते गए। लेकिन बरी होने के बाद भी लोगों की मुश्किलें इसलिए कम नहीं हुई क्योंकि इनको अपनी बेगुनाही साबित करने में 1.5 या 2 दहाइयों से भी ज्यादा का वक्त लग गया। यानी जिंदगी ऐसे दोराहे पर खड़ी हो गई जहां माजी का बुरा दौर जहन से नहीं निकल पाया तो मुस्तकबिल भी अंधेरे की गर्त में ही नजर आया। 98% रेट ऑफ एक्विटल है। जिन लड़कों को पुलिस ने पूरे मुल्क में हज़ारों लड़कों को गिरफ्तार किया, उनमें से अक्सर लड़के अदालतों से बरी हो गए, तो 98% ऐसे लड़के बरी हुए हैं। इसका मतलब ये है कि टेररिज्म के नाम पर मुसलमानों की गिरफ्तारी का पूरा मफरूज़ा पुलिस और हमारी सुरक्षा एजेंसियों का क्रिएट किया हुआ है, वो कोई असल नहीं है। इसलिए 18 साल, 23 साल, 14 साल के बाद लोग जो है वो रिहा होके आते हैं। 95% से ज़्यादा एक्यूटल रेट है और कन्विक्शन भी वहाँ है। अनफॉर्चुनेट जहाँ पे कोई आदमी कोरेबोरेटर, सरकारी गवाह एक्यूज, देखिए क्या करती है पुलिस, इस बात को समझिएगा। 5 लोगों को पकड़ा, 5 लोगों में से एक आदमी को तोड़ लिया और उसको बता दिया कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। उसको तोड़ लिया और वो आदमी डर के टूट भी जाता है, कोई भी वो उसके तहत कहीं कन्विक्शन वो ले बैठे हैं, लेकिन वो भी एपेलेट कोर्ट में जाके सेट असाइड हो गया है। तो 95% रेट एक्यूटल का ही है और इस पर डिबेट होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए कि आखिर क्यों आतंकवादी घटनाएं होती हैं देश में, आम आदमी और इनोसेंट लोगों की जान जाती है। तो जो लोग पकड़े गए, जिनको पुलिस ने पकड़ा उस मामले में, अगर वो छूट गए तो किसी ने तो काम किया ना, तो आपने इम्प्लीकेट तो किसी को किया, वो छूट के निकल गया, कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर किया किसने? लखनऊ से लेकर हैदराबाद, दिल्ली से लेकर मुंबई तक सैकड़ों लड़कों ने जेल काटी और कई अभी भी जेलों में बंद हैं। लेकिन आमिर को मिले पैसे और पुलिस की माफी के बाद अब दूसरे बाइज्जत बने हुए लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। अब्दुल वाहिद शेख को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में आरोपी बनाया गया था। वाहिद शेख की जिंदगी का दर्द भी किसी से कम नहीं। सिमी जैसी तंजीम से ताल्लुक बताकर वाहिद को 9 बरस तक जेल की सलाखों में डाल दिया गया।
वाहिद स्कूल में टीचर थे, लेकिन गिरफ्तारी के साथ ही उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। कोर्ट से लंबी लड़ाई के बाद वो भी बाइज्जत बरी हुए, लेकिन ना तो इतने साल जेल में बिताने का हर्जाना मिला, ना ही किसी अफसर से ये पूछा गया कि आखिर वाहिद के साथ हुई नाइंसाफी का जिम्मेदार कौन है। जेल में मैं पूरे 9 साल रहा। कोर्ट में ट्रायल चला और उसके बाद मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया 2015 में। लेकिन वहाँ से आने के बाद मैं अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ। आज तक सरकार ने या पुलिस ने कोई माफ़ी नहीं मांगी है और कोई किसी तरह का कोई रिहैबिलिटेशन या कंपनसेशन मुझे नहीं दिया। 10 साल, 15 साल, 20 साल या इससे भी ज़्यादा का वक्त बेगुनाह होते हुए जेल में गुजार देना, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। 2 दशक से भी ज़्यादा के वक्त के बाद मिले इंसाफ के मायने दरअसल है क्या, ये सोचना ज़रूरी हो जाता है। ये बात सच है कि इनके ज़ख्मों पर कोई भी रकम मरहम नहीं लगा सकती, लेकिन थोड़ी ही सही राहत ज़रूर दे सकती है। हालात मोहम्मद सलीम अंसारी के भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। पुलिस ने 1993 ट्रेन ब्लास्ट मामले में सलीम को गिरफ्तार किया था। जनवरी 1994 से मई 2016 तक सलीम जेल में रहे, यानी 22 साल जेल में रहे। 2 दहाइयों से ज्यादा का वक्त गुजारने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि सलीम बेकसूर है। 22 साल बर्बाद हो गए। जेल जाने से पहले सलीम डॉकयार्ड में नौकरी करते थे, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, लेकिन किसी ने सलीम की सुध नहीं ली। '93 में कुछ ब्लास्ट हुए थे ट्रेन में, एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे, तो उसमें मुझको बुक किया गया था और 5 अलग अलग स्टेट्स के थे। यूपी का था, कुछ ब्लास्ट था कहीं राजधानी एक्सप्रेस में हुए थे, कुछ कोटा में एक हुआ था बताते हैं, और सूरत में एक हुआ था, एक हैदराबाद में एक भी एक्सप्रेस में हुआ था। तो उसमें मुझको बुक किया गया था। हैदराबाद पुलिस ने उठाई थी और ये 5-6 केस को क्लब करके फिर अजमेर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि कुछ लोग यूपी के उसमें बुक किए गए थे, कुछ लोग यहाँ के हैं बॉम्बे के, कुछ लोग गुलबर्गा के थे। तो ऐसे अलग अलग स्टेट के थे, उनको जो है वहाँ अजमेर, मतलब ये तो पहले जीआरपी में बुक हुए थे केस, ये फिर सीबीआई को हैंड ओवर किया गया, ट्रांसफ़र हुए केस। तो सीबीआई ने अब सीबीआई को पूरे अख्तियार के ऑल ओवर इंडिया कहीं भी केस चलाए, तो सबको, हर किसी को उसके घर से दूर अजमेर में एक टाटा कोर्ट थी, टाटा में बुक किए थे, अजमेर में टाटा कोर्ट थी, वहाँ जो है उधर ले जाया गया। सवाल सिर्फ मोहम्मद आमिर, सलीम अंसारी या अब्दुल वाहिद का नहीं, बल्कि गुलबर्गा के उस निसार का भी है जिसने 23 साल जेल में गुजारे। सवाल गुजरात के मुफ्ती अब्दुल कय्यूम का भी है। सवाल शोएब जागीरदार, डॉक्टर फारूक मखदूमी, वासिफ हैदर, अब्दुल अजीम, उन सब का है जिनके नामों की फहरिस्त गुजरते वक्त के साथ साथ लंबी होती चली गई और अदालत उनको बाइज्जत बरी करती गई। क्या इन लोगों को अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? आमिर के मामले के साथ साथ दूसरे कई केस में लगातार काम करते रहे एडवोकेट फर्रुख खान कहते हैं कि इन तमाम लोगों के लिए आमिर का मामला एक नज़ीर पेश कर सकता है, क्योंकि आमिर से पहले हैदराबाद में कुछ लोगों को थोड़े पैसे मिले थे, लेकिन आमिर का केस NHRC से जुड़कर मजबूत हुआ है। ऐसे में दूसरे लोगों के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। ये एक नेचुरल इक्विटी का प्रश्न है कि एन अक्यूज्ड इज ए पर्सन इज नॉट गिल्टी अनलेस प्रूवन, वो इनोसेंट है। और उसके बाद कि ये तो सब आ गया कि आज ही लश्कर तोयबा पकड़ा गया और आज ये पकड़ा गया और खालसा पकड़ा गया, लेकिन समस्या क्या है कि जब वो छूटता है तो बहुत कम लोग हैं जिनको वो सुर्खियां थोड़ी बहुत मिल पाती हैं कि इनको छोड़ दिया गया। ऐसे बहुत हम लोग रोज़ देखते हैं। और टेरर रिलेटेड केसेस में कन्विक्शन रेशियो ना के बराबर है, इंडिया में ना के बराबर है, बहुत नेग्लिजिबल है, लोग छूट जाते हैं। अब कानून तो है कॉम्पनसेशन का, हमने भी कुछ केसेस फाइल किए हुए हैं,
और उन लोगों को जो लोग टेरर केसेस में इम्प्लिकेट हुए और बाद में बाइज्जत बरी हुए, उन लोगों को चाहिए कि वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी जाएं और कॉम्पनसेशन के लिए और भी जो कानून में उनको भी लगाएं और उसके तहत अपनी लड़ाई लड़ें और मजबूती से लड़ें। और ये जो एक फैसला ह्यूमन राइट्स कमीशन का आया है, ये एक प्रेसिडेंट्स बनने की इसमें गुंजाइश है। अगर सही से की जाए तो ये काम होगा आगे और अच्छे से होगा। किसी बम धमाके के आरोप या फिर शक की बुनियाद पर टाडा और पोटा जैसे सख्त कानून में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पिछले 3 दशक के दौरान जमकर होती रही। कई लोगों पर अदालत में जुर्म साबित भी हुए, लेकिन उनकी तादाद महज 5 से 6% रही, जबकि 94% केस में सुप्रीम कोर्ट से लोग बरी हो गए। इंसाफ की इस लंबी लड़ाई में जहां इन लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं इनके घर वालों की मुश्किलें भी कम नहीं हुई। सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि दहाइयों तक जेल में रहकर पहले अपनी बेगुनाही को इन्होंने साबित किया और जब बाहर आए तो इनको हिकारत की नजर से देखा गया। यहाँ तक कि रोजगार मिलना भी इनके लिए मुश्किल हो गया। जमीयत उलमाए हिंद का रोल दहशतगर्दी के नाम पर उठाए गए मुस्लिम नौजवानों की कानूनी लड़ाई के मामले में अहम रहा है। जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव गुलजार अहमद आजमी साफ इल्जाम हुकूमत और पुलिस पर लगाते हैं कि वो बेकसूर मुसलमानों को इसलिए जेल में डाल देते हैं ताकि जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित करे तो उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाए। गुलजार आजमी आमिर की तरह दूसरे लोगों के लिए भी इंसाफ की वकालत करते हैं। जमीयत उलमाए हिंद अभी भी करीब 600 से ज्यादा लोगों का मुकदमा लड़ रही है, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। 14 साल जेल में गुजारे थे आमिर ने, वो 5 लाख में पूरे नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह कि इसी तरीके से हम अदालत में भी मौजूद हैं। अक्षरधाम मंदिर केस में जिन लोगों को 3 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, एक को 10 साल की सज़ा हुई थी, एक को 5 साल की सज़ा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको बाइज्जत बरी किया। हम उनके हट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा लगा कि शायद हमारी तजवीज़ जो है वो मानी नहीं जाएगी, इसलिए अब हम अहमदाबाद सेशन कोर्ट में जो है वहाँ पर हमने मुकदमा दायर किया हुआ है लोगों की तरफ से कि हर जाने का, उनके हर जाने का दावा किया हुआ है। तो अब उसमें क्या होता है वो हम देखते हैं। मुल्क भर में अब तक हजारों की तादाद में दहशतगर्दी से जुड़े मामलों में लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करीब 140 लोग ऐसे मामलों में अब तक बरी हो चुके हैं जिन पर अक्षरधाम, मक्का मस्जिद जैसे बड़े बम धमाकों के इल्जाम लगाए गए थे। यही नहीं, करीब 40 से ज्यादा लोग अभी भी जमानत पर हैं और करीब 710 लोग अभी भी जेलों में बंद हैं और उनके मुकदमे अदालत में चल रहे हैं। इन पर करीब 70 से 80 केसों में मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई छोटी अदालतों में इस तरह के मामले चल रहे हैं। मुश्किल गुजरे दौर की रही कि जिन जांच एजेंसियों से जुड़े अफसरों ने इन मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के बदले अपनी वर्दी पर बड़े बड़े तमगे लगाए और प्रमोशन लिए, किसी सरकार ने एक बार भी उनसे सवाल नहीं पूछा कि अगर इन मुकदमों से मुजरिम बरी हो रहे हैं तो फिर असली मुजरिम है कहाँ। देश में बम धमाके हुए, ये बात सच है, लोगों की जान भी गई, माल का नुकसान भी हुआ, लेकिन ये किया किसने, इसका किसी को भी कोई इल्म नहीं। अगर ये लोग बेकसूर नहीं तो बरी कैसे हुए, और बरी हुए तो कसूरवार आज़ाद हवा में सांस कैसे ले रहे हैं। क्या उन अफसरों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? कानून के जानकार सवाल उठाते हैं कि जिम्मेदारी अगर सही तय होती तो यकीनन अफसर किसी बेगुनाह को सलाखों के पीछे भेजते वक्त 100 बार सोचता। अल्टीमेटली एक बड़ी विडम्बना है, एक बहुत आयरनी है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें एक पुलिस वाला एक आदमी को इम्प्लिकेट करता है और वो पूरा मुकदमा चलता है। 12 साल जो 14 साल आदमी जेल में रहता है, उसके बाद बाहर निकलता है, उसमें ये होता है कि साबित ही नहीं हुआ और उल्टे ये कोर्ट स्ट्रक्चर पास करती है, लेकिन वो उन पे कुछ नहीं होता, उन पे कोई एक्शन नहीं होता। बहुत कुछ प्रेसिडेंट्स हैं हमारे पास, मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगा, जहाँ उन पे एक्शन रिटायरमेंट के बाद भी हुआ है और कुछ राज्यों ने इस पर कानून भी बना रखा है। जैसे बिहार का एग्जाम्पल है कि अगर आप करप्ट हैं तो आपकी प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो बेच के पैसा सरकार रिकवर करेगी। तो चीज़ें हैं, इस पे और भी करने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर रिफॉर्म की ज़रूरत है।
और जो रिफॉर्म पिछले 20-30 सालों से एकेडमिक्स और जो ज्यूरिस्ट हैं उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो हुआ नहीं अल्टीमेटली। तो एक सिस्टम बनने की, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों की कभी, चाहे कोई भी सरकार हो, उनकी ये मंशा नहीं रही उस पर, और वो पुलिस को एक ऐसा, जो हमारा कॉलोनिज्म सिस्टम था जब ब्रिटिश राज था, तो आज भी पुलिस का जो हमारा काम करने का तरीका है वो वही है। ये एक समस्या है जिसका कोई निवारण और जिसका कोई सॉल्यूशन निकालना सरकार की जिम्मेदारी है और सभ्य समाज की भी जिम्मेदारी है। ये बात सच है कि देश के कई शहरों में बम धमाके हुए, लोग मारे गए, माल का भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन इन धमाकों के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से बड़ी तादाद में लोग बरी हो गए। ऐसे में कोई उन अफसरों से सवाल क्यों नहीं पूछता जिन लोगों ने इनको गिरफ्तार किया था कि आखिर असली मुजरिम इनके कहाँ है? क्या वो अभी भी आज़ाद हवा में ही सांस ले रहे हैं? सुस्त जांच और इंसाफ में हुई देरी ने आज इन सभी नौजवानों के सामने जिंदगी जीने के लिए भी बड़ा मसला खड़ा कर रखा है। ऐसे में लगातार ये मांग उठती रही कि कानून बनाया जाना चाहिए। कानून यही कि बेकसूर होते हुए अगर किसी अफसर ने बेगुनाह को जेल के पीछे भेजा तो उसकी तनख्वाह से काटकर बाइज्जत बरी हुए लोगों को मुआवजा दिया जाए। इस मामले में कई मुस्लिम तंजीमें भी लगातार सवाल खड़ी करती रही। मुस्लिम दानिश्वर तस्लीम रहमानी सरकार और अफसरों की मंशा पर शक करते हैं। हमारा निज़ाम मुल्क का ऐसा है कि उसमें बरी हो जाने के बाद भी पुलिस की कोई जवाबदारी नहीं बनती है। अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कहने पे 5 लाख रुपए आमिर को दिए गए हैं। इससे पहले जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट में जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया था तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनको 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था। ये एक सरासर जुल्म है। 5 लाख रुपए से आमिर का भी कुछ नहीं होगा। 18 साल जेल में रहा, जो उसका पोटेंशियल था उसके हिसाब से अगर उसकी कोई माहाना तनख्वाह मुकर्रर की जाती और उस एतबार से 18 साल के हर महीने की तनख्वाह दी जाती तो करोड़ों रुपया बन जाता। लेकिन उसको पुलिस को कह के 5 लाख रुपए पुलिस से दिलवाया। इससे पुलिस की कोई जवाबदारी तय नहीं होती। इसमें पुलिस के लिए ये ज़रूरी था कि पुलिस रिफॉर्म हो और पुलिस को ज़िम्मेदार बनाया जाए, जो एक प्रोविज़न था हमारे उन्सदाद फ़िरक़ा वाराना फ़सादात के बिल में एक प्रोविज़न ऐसा था। लेकिन पुलिस की कोई जवाबदारी नहीं है। टेरर से जुड़े मामलों में मीडिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते रहे। मीडिया शुरुआत से ही पकड़े गए लोगों को दहशतगर्द कहता है और मामले को इतना हाईलाइट करता है कि बाद में बरी होने के बावजूद भी समाज में वो इज्जत व वक़ार नौजवानों को नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी चल रहा है। हालांकि इन तमाम मामलों पर बात करते हुए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रवि नायर सरकार पुलिस को न सिर्फ घेरे में खड़ा करते हैं बल्कि सरकार पर इन तमाम मामलों में सियासी फायदा लेने का भी इल्जाम लगाते हैं। ये सोची समझी साजिश है सरकार की, पुलिस की, कि लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाए जब ये लोग बरी होते हैं या इनके ऊपर यातनाएं दिए जाता है और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ये झूठे साबित होते हैं। दुनिया के हर देश में जो जमहूरी देश है अनिवार्य तौर पे मुआवजा दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की जमहूरियत नहीं है। हाँ, इलेक्शन जरूर लड़ते हैं 5 साल, लेकिन उससे ज़्यादा जमहूरियत नहीं है। एक दशक या उससे भी ज़्यादा वक्त तक जब कोई इंसान बेकसूर होते हुए भी जेल में रहे तो ये उम्मीद करना बेईमानी होगी कि उसके परिवार के हालात सही होंगे। यही वजह है कि ऐसे केस में गिरफ्तार किए गए लोगों के परिवार भी बेहद परेशानियों से गुजरते हैं। जहां समाज में उनकी इज्जत खत्म हो जाती है, वहीं घर के लोगों के शादी ब्याह करने तक में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाइज्जत बरी होने के बावजूद भी इनकी परेशानी कम नहीं होती। माली हालत की कमजोरी इन सभी लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा देती है। ऐसे में अब मुस्लिम तंजीमें मोहम्मद आमिर के केस को नज़ीर बनाते हुए दूसरे मामलों को भी ह्यूमन राइट्स कमीशन और कोर्ट के सामने ले जाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम का मानना है कि इन तमाम मामलों में नए सिरे से इंसाफ की उम्मीद जगी है और इसके लिए तेजी के साथ पहल करनी होगी। कुल एक नज़ीर बना है, जब एक चीज़ हो गई है तो और लोगों को भी उसी तरह से मिल सकता है और जाना भी चाहिए।
बल्कि मैं समझता हूँ अगर NRC से NHRC से ऐसा ना हो सके और आगे, इसलिए कि यकीनन उनके ऊपर भी ज़ोर होगा, लोगों का दबाव होगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं आप, इसलिए कि वो आज तक सारी बात जहाँ करती थी वो ये था कि पुलिस का मोराल ख़राब हो जाएगा। मोराल के लिए आप जो है हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दें तब तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चंद अफसरों का मोराल ख़राब हो जाएगा तो उस बुनियाद पर मुमकिन है कि और न मिले। तो उस वक्त जो है इस नज़ीर को लेकर के लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और मैं ख़ुद अभी चंद दिन पहले जब से ये ख़बर मैंने देखी है, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कुछ वकीलों से कि वो जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले जाएं, इसलिए कि कोई केस मजबूत है, जुल्म हुआ है। जब सिस्टम ने मान लिया कि ये लोग बरी हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, तो फिर सिस्टम को उसकी भरपाई भी करना चाहिए। सवाल पुलिस से भी, सरकार से भी, एजेंसियों से भी। सवाल यही कि बेगुनाह होते हुए भी अगर ये नौजवान अपनी जिंदगी के 10 से भी ज्यादा सालों तक आतंकवादी होने के जुर्म में जेलों में काट कर आए तो इसका जिम्मेदार कौन है? महज इन लोगों की रिहाई क्या इनके और इनके परिवार वालों के जख्मों पर मरहम लगा सकती है? क्या वाकई वो अफसर वो पुलिस आमिर के केस की तरह दूसरे मामलों में भी माफी मांगेंगे और इन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ सवाल उस भरोसे का है जो मुल्क के सिस्टम पर किया जाता है, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो यकीनन सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। ये बात सच है कि सरकार और पुलिस अपने हिसाब से काम करती है ताकि देश में हिफाजती इंतजाम बेहतर रहें, लेकिन कुछ सालों में जिस तरह से केस सामने आए हैं उससे यकीनन अब सवाल पूछे जाने लगे हैं। ये जिम्मेदारी भी सरकार की है कि आतंक से निपटने की राह में कोई गुनहगार ना बचे और बेगुनाह को जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी ना गुजारनी पड़े। सवाल सिस्टम पर भरोसे का है और ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। इंसाफ हो और कोई बेगुनाह जेल के भीतर ना जाए, इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी।